चलो नोट करो इसको। हम लोग ऑप्टिकल पढ़े थे ना? सर डायस्टीरियोमर्स कर रहे थे लास्ट में। उसी के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है बेटे, ये दूसरे बैच को पढ़ाया हुआ है। जहाँ नोट किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करो इसको। सर आइसोलेबल और नॉन आइसोलेबल बता दो एक बार। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई सेपरेट नहीं कर सकते, उसको कर सकते बस ये है और कुछ नहीं है उसमें। आप पहले इसको नोट कर लो। यस सर। नोट हो गया बच्चों इतना? नो सर, थोड़ा सा वेट करो। एक मिनट इमरजेंसी का क्लास। मोबाइल 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 ले लो। अरे मेरा मोबाइल लग गया, मैं ये कर रहा हूँ ना, मेरी एक क्लास थी, ठीक है, और वो बच्चे पढ़ने के बहुत मेहनत कर रही थी, और मैं सर जितना स्क्रीन पे है वो हो गया। नोट करो बेटे। नोट हो गया बेटे? नोट कर रहे हो?
यस सर। यस सर, हो गया। हेलो। ठीक है सर, करता हूँ। जैसे उसको व्हाट्सअप आया उसमें तो नहीं था, तो सर अभी मैं उसमें ग्रुप में डाल दूँगा। ग्रुप में आपस में होती है सर ये 9 लिखा है, 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 9। कौन सा बेटे बाय में? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म टू द 2 पावर n माइनस 1। इक्वल टू 9। 9 नहीं है बेटे, वो a है। दिस इज a। थोड़ा सा ऊपर करना सर, और ऊपर करूं? थोड़ा सा। सर जी, सर ये जो मीजो फॉर्म है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये 2 की पावर n/2 n बाई 2 माइनस 1। -1 सर n/2 के साथ है ना? n बाई 2 माइनस 1, हाँ जी। थोड़ा ओके स्क्रॉल सर। अप करना सर, बस। सर लिख लिए, नीचे कर दीजिए। इफ n इज ऑड, अगर ऑड है, n कैरल कार्बन है, तो कैरल कार्बन देखो 3 है, तो n की जगह 3 रख दोगे, तो टू द पावर n माइनस 1 माइनस टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू a। सर लिख लिया। बस सिर्फ फॉर्मूले तक लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इस पे अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आता। तो फिर लिखवा दीजिए, लिख लिया वो सारा। कौन लिखवा लिया? सर लिख लिया ये सारा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूला है बेटे, और इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, इसमें कैरल कार्बन एटम 3 है ना, जिसपे स्टार लगा हुआ वो 3 कैरल है, तो टू द पावर n, n का मतलब कैरल कार्बन एटम जो है वो 3 है, इक्वल टू a। इनैंशियोमेरिक पेयर a बाई 2, रेसमिक मिक्सचर a बाई 2। मीजो फॉर्म नहीं बनेगा। मीजो फॉर्म इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, इस वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी इसके अंदर।
ठीक है, तो मेजो फॉर्म तो बन ही नहीं सकता। अब कह रहा है कि कंपाउंड इज डिविजिबल इनटू टू हाफ। कंपाउंड डिविजिबल है, डिविजिबल कैसे है? दोनों तरफ देखो C6H5 है टर्मिनल पे, है ना, और अगर बीच से यहां से कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आएगी, ठीक। और n इक्वल टू इवन है, इवन का मतलब है कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो लिखा हुआ साइड में। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 दी पावर n-1 इज इक्वल टू a इन आइसोमेरिक पेयर a/2 रेसमिक मिक्सचर। तो सिर्फ फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू ऑड हो, ऑड का मतलब 3 हो, 5 हो, ये सारी चीजें। तो ये फॉर्मूला है एक्टिव फॉर्म का, इक्वल टू a कर देना, a/2 और मेजो फॉर्म इसके अंदर 2 दी पावर n-1 बैग आपको। यस सर। चल ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में आपको पता है सिस ट्रांस H, हाइब्रिडाइजेशन डबली बॉन्डेड है sp2। ध्यान देना, सिस और ट्रांस तभी होगा जब कभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, है ना, मींस ओपन चेन में, ओपन चेन में sp2 होना चाहिए और क्लोज चेन में sp3 होना चाहिए। कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है? फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला ट्रांस। सेकंड ट्रांस है, फर्स्ट है सर। सिस सर वो जब मेरा नेटवर्क नहीं था। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं था? ओ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। कितना पढ़ा दिया इससे पहले? इससे पहले मैंने ऑप्टिकल के फॉर्मूले लिखवाए हैं, वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ, अभी ध्यान देना बच्चों, sp2 है, इस पे दो डिफरेंट मींस सिग्मा बॉन्डेड है। सिग्मा बॉन्डेड जो एटम या ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, और इधर भी दो डिफरेंट एटम या ग्रुप हों, और दोनों कार्बन पे मिनिमम 1 एटम कॉमन होना चाहिए। तो फिलहाल तो दोनों ही एटम कॉमन है, और दोनों एटम जो कॉमन है मिथाइल, लेकिन हाइड्रोजन कॉमन हो गया, मिनिमम 1 कॉमन होना चाहिए। तो वो डिफरेंट था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिस हो जाएगा। और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन देखो अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस होगा। इसको बोलते हैं सिस पेंटुइन, और वो है ये सिस है या ट्रांस है? सिस ट्रांस। ये कुछ भी नहीं है बेटे। 1 कार्बन एटम पे 2 डिफरेंट होने चाहिए थे, यहां क्या आ गया? एक कार्बन पे सेम एटम नहीं होने चाहिए या सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेरी बात कुछ समझ आ रही है? यस सर। तो प्रोप में कभी भी ट्रांस और सिस बनेगा ही नहीं। मिनिमम सिस और ट्रांस जो स्टार्ट होगा वो ब्यूट से स्टार्ट होगा बेटे, 3 कार्बन में नहीं बनेगा, ठीक है, ओपन चेन में। अब मैं बात करता हूं फ्लोरीन। ये सिस है या ट्रांस? सिस। अच्छा ध्यान देना कि जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना,
Yes, sir. ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये हुआ कि एंगल 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री दोनों में होगा, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? ट्रांस। गुड, ट्रांस। अब ये कार्बन है, ठीक, यहां पे मिथाइल है, ये तो मिथाइल है। अब 120 डिग्री पे आपको हाइड्रोजन अप्लाई करना है, यहां पे आप कहीं और नहीं लगा सकते। इसके 120 डिग्री पे हाइड्रोजन अप्लाई करोगे तो यहां आएगा कुछ, तो इस वजह से ये ट्रांस बन जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. ट्रांस। अब अगर कभी ऐसे हो तो सिस। सिस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 120 डिग्री पे इससे लगाओगे तो ऊपर लगेगा दोनों, तो उससे ये पता चल गया कि ये सिस है। आगे चले। Yes, sir. बोलो ये सिस है या ट्रांस, फर्स्ट वाला, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बोलिए। पहले वाला कुछ नहीं है सर। वेरी वेरी गुड बेटे, पहले वाला कुछ भी नहीं है, बाकी सब सिस हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलना। फर्स्ट एंड लास्ट है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, ऑल एल्कीन्स आर सिस। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट एंड लास्ट इसलिए नहीं है बेटे क्योंकि इस कार्बन पे दोनों एटम सेम हो जाएगा ना। अभी ऊपर बताया था ना आपको, एक कार्बन पे दो सेम एटम नहीं होने चाहिए। यस सर। अभी क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। बोलो। ट्रांस होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को छोड़ के बस। ट्रांस नथिंग, ठीक है। सर स्क्रॉल करना था। इसमें बताओ डाइपोल मोमेंट किसका हाई? डाइपोल मोमेंट तो ट्रांस का चला जाता है। सर सिस का ही होगा ना? सर ट्रांस का तो 0 होता है। सिस का। पोलैरिटी किसकी हाई? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या आता है इसमें? किसी में कोई डाउट हो तो बोलो। सर पहला लिखे सिस इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन ट्रांस, सर वो टाइपोल होगा ना। ओ सॉरी। सर एक बार बता दो सर, स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे इसमें? सिमेट्री से, बेसिस पे? मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो मोर स्टेबल होगा बेटे, मोर सिमेट्रिकल होता है। ओके सर। ट्रांस विल बी मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू सिस, और सिमेट्री पे लेकिन अगर हम बीच से अगर कट करें सर,
जैसे डबल बॉन्ड से सर, तो सिमेट्री तो Solid- दोनों में ही आई। सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो ना? यस सर। इस तरह से पैकिंग करो, ये तो मिथाइल वाला हो गया, और Yes, sir. हाइड्रोजन छोटा छोटा ग्रुप आएगा ना। यस सर। अब अगर ट्रांस हो तो क्या होगा? एक मिथाइल, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक मिथाइल, फिर एक हाइड्रोजन, तो सॉरी उसमें क्या होता है, सेटअप फिर बढ़िया हो जाता है इसका, है ना? सर ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे बल्कि ग्रुप दोनों अपोजिट साइड लगा हुआ है ना डबल बॉन्ड के, तो लेस रिपल्सन होगा। लेस रिपल्सन होगा और डाइपोल मोमेंट भी जीरो है इस वजह से भी। तो आप ये भी कह सकते हो सिमेट्री हाई है, वंडरवॉल रिपल्सन लो है, ये सारी चीजें इसमें हैं। और सर मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट एक और बता दूंगा। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट लिख लो ना। मेल्टिंग पॉइंट के सामने लिख लो सिमेट्री। जिसकी सिमेट्री हाई होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू पोलैरिटी, वो भी हिंट लिख लो आप अपने लिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू पोलैरिटी, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली टू सिमेट्री, दो अलग अलग चीजें। अलग अलग चीजें इसलिए लगती हैं बच्चे क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना? और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए पोलैरिटी, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सिमेट्री की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो दोनों का फेज डिफर है, इस वजह से दोनों के यूं लगा लो कि भाई डिपेंडेंस डिफरेंट है। सर ये जो रूल्स लिखा है आपने, ये फाइनल है ना? हर जगह एप्लीकेबल होंगे ना कि स्ट्रक्चर पे चेंज हो जाएगा? नो नो नो। अब जरा देखना, सिस है, ये ट्रांस है, डाइपोल मोमेंट जीरो किसका? ट्रांस को। दोनों नॉन जीरो है बेटे। कैसे जीरो हो जाएगा? आई इफेक्ट पढ़ चुके हो ना? एक तरफ मिथाइल है, सर नॉन जीरो ही होगा सर दोनों का। कैसे जीरो हो जाएगा? मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? ऑलवेज वाली बात नहीं है। वो सारे रूल्स तब एप्लीकेबल है जब सिमेट्रिकल हो, मतलब सिमेट्रिकल इन द सेंस कि जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है आपके पास ये, तो इसमें भी मिथाइल था, ये भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल था, यहाँ भी मिथाइल, तो इस कंडीशन के लिए वो है। अदरवाइज तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो नहीं होगा। हाँ, बाकी पॉइंट सेम होंगे। बाकी पॉइंट आप सेम कह सकते हो कि भाई किसका है किसका नहीं है। सॉरी, केमिस्ट्री में ना बेटे ऑलवेज टर्म से बचा करो, है ना? वो डेंजरस है ऑलवेज। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शंस ज्यादा है रूल से, है ना? सर Yes, sir. सर बोल बोल। जिसकी सिमेट्री ज्यादा होगी वो ट्रांस होगा? जिसकी सिमेट्री ज्यादा है, हाँ, जिसकी सिमेट्री ज्यादा है वो स्टेबल होगा भाई। हाँ, वो स्टेबल होगा। ओके सर। अब चलते हैं आगे रिंग में। रिंग में देखना तो सिस और ट्रांस के लिए डबल बॉन्ड नहीं चाहिए होता, सिंगल बॉन्ड से ही काम चल जाता है। डीयू दोनों का वन है ना, वन डबल बॉन्ड एंड वन रिंग, दोनों का डीयू वन होता है ना? डीयू आपको बताया गया होगा। Yes, sir. यस सर। तो ये देखो दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। ये भी सिस हो गया। ये ट्रांस है, और इसका भी आप ट्रांस बना सकते थे। मींस यहां पे मेजर डिफरेंस यही है कि यहां पे आप डबल बॉन्ड मत ढूंढना, है ना? सिंगल बॉन्ड में ही सिस ट्रांस हो जाता है।
नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. एक और चीज, मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वहां पे बता दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात मैंने नहीं की थी, है ना? वो यहां कर देता हूं। सिस में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बट ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जरा देखना कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। तो ये जो अपोजिट मिथाइल, स्क्रीन को क्या हुआ है, मिथाइल जो है वो ऊपर और हाइड्रोजन यहां ऐसे अपोजिट मिला देना, अपोजिट कॉर्नर को भी मिलाना है। देखो सारे किसी एक पॉइंट पे कट रहे हैं ना? यस सर। तो जब दोनों अपोजिट ग्रुप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस भी होते हैं। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। भले देखने में ना लगे, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है, बट वो इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए और एक पॉइंट पे कट होने चाहिए। वो आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सिस में तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों मिथाइल तो सेम साइड है। मेरी बात समझे? यस सर। यस सर। ऐसे ही इसमें भी आप यहाँ पे मिला दोगे तो यहाँ भी कट जहां आएगा वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो कहने का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री रिंग में होगा और सिर्फ ट्रांस में होगा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि नीट में इतना नहीं आता सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, बट स्टिल थोड़ा जानते रहो। सिस ट्रांस आप 6 मेंबर रिंग में भी देख सकते हो। यहां बनाता हूं, बीच में आपको गैप मिला है अच्छा खासा ना? कौन सा गैप सर? अरे बीच में हमारी क्लास नहीं हुई ना? आप ही की तो नहीं हुई सर। भाई देखो मैं तो अपनी क्लास जानता हूं, मैंने आपको रेस्ट दे दिया है, तो अब आज मेरी शाम को भी क्लास है ना? सर कंबाइंड क्लास होगी वो? जी। फिर वेडनेसडे को होगी। जब क्लास हम लोग वो करते हैं तो आप लोग के मन में क्या ख्याल आता है? गाना याद आता होगा ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि नीट छोड़ दो। सर एफटी है? यस सर। कब? वेडनेसडे को। अरे यार एफटी भी कोई पेपर होता है? अपनी सर सुबह पढ़ना तो पड़ता है। अपनी सुबह सुबह हो जाएगी क्लास, बस फिर अपना एफटी देते रहना। यस सर। देखो ये टूटे हुए मन से कह रहा है यस सर। मुझे तो कई बार सोच के ये लगता है कि आप लोग की इतनी क्लास हो जाएंगी, कैसे हैंडल करोगे? सर ये बोलो कर कैसे रहे हैं, करोगे नहीं? कर रहे हैं सर हम तो। करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। AITS की तैयारी भी करो, FT की भी साथ साथ का भी करो सर। कुछ नहीं बेटे, बस सिर्फ 4 घंटे सर सो। फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया सर 11th का। किसका? 12 शुरू फिजिक्स में, अब 12 शुरू हो गई सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर की तरफ से हो गया ना सर। हाँ ये तो है, अभी तो सर की तरफ से हुआ है, जब तक हमारी तरफ से होना चाहिए ना। हो जाएगा वो भी।
हाँ ऑर्गेनिक के सर पेज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यस सर। ऑर्गेनिक तो स्वीट पॉइजन है बेटे, आपको छोड़ने का भी मन नहीं करेगा और आएगा भी नहीं, ये है ये। चलो नोट कर लिया। अरे भाई हाथ चलाते रहो यार मुंह के साथ साथ। यस सर हो गया। यस सर। आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्या। कुछ नहीं छोड़ा सर, लिख रहे हैं साथ साथ। हाँ तो दोनों मिथाइल सेम साइड है, और दोनों मिथाइल ये दोनों एक ही चीज है, मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया है ना। सिस है और ये भी सिस है। डैश डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, और सॉलिड का मतलब होता है अबव द प्लेन, है ना। अबव द प्लेन क्योंकि ये टेट्राहेड्रल होगा ना, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टेट्राहेड्रल होगा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो अबव द प्लेन आएगा। तो ये है बिलो द प्लेन, ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल लगे हुए हैं सब जगह, कार्बन होता है ये, तो ये बिलो, और ये एक बिलो हो गया और ये एक अबव हो गया, समझ जाओगे। सर डैश डैश यस क्या है? सर। यस सर। डैश सुनो, डैश डैश का मतलब दोनों बिलो है। ये मतलब सर जैसे वो कार्बन है। मिथाइल है बेटे, मिथाइल है ना। सर थर्ड वाले ट्रांस है तो। जी हाँ बेटे, थर्ड वाला और के नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ है ना OR, देखना बेटे OR मैंने लिखा है। ये चाहे ये चीज बना हो या ये चीज बना हो एक ही बात है, OR मैंने लिखा है। कुछ बात समझ आई। चलो अच्छा सदमे में। यस सर। हाँ सर आ गई। ठीक है। सिस ट्रांस EZ, सिस ट्रांस तो आप जानते भी हो, EZ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। CIP रूल याद है। यस सर, मोर एटॉमिक नंबर, वेट नंबर। बोलो, इनमें और इनमें एटॉमिक नंबर हाई किसका। क्लोरीन। क्लोरीन। तो 1 2, और इसमें आयोडीन। है ना। अब ध्यान देना ये E एंड Z है, एंटीजन एंड जुसामेन, नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं देखो। तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, सेम प्रायोरिटी सेम साइड देन Z। if same priority opposite side then E। E, same priority opposite side then E। कुछ बात समझ आ रही है। यस। गुड। ये तभी लगाना है जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो या चारों एटम डिफरेंट हो। CIP रूल के अकॉर्डिंग आप बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, चारों ग्रुप आप बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था, बोलिए बेटे। सर साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो साइड कार्बोक्सिलिक एसिड CHO एंड फ्लोरीन। अब बोलो CIP रूल लगाओ, 1 किसको दूं, इनमें 1 किसको दूं। सर नीचे वाले। नीचे वाले को COH। चलो इसमें इनमें 1 बोलो। फ्लोरीन। बोलिए E या Z। सर जेड। Z Z। सेम साइड है ना,
तो क्या हो गया, जेड। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है, आपके पैकेज में दिया होगा कहीं। सर इसकी ट्रांस नहीं होंगे? क्या इस ट्रांस तो नहीं होंगे सर ये? समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहे हो बेटे? इस ट्रांस तो नहीं होंगे सर ये? नहीं 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 नहीं, ई जेड अगर होगा तो सिस ट्रांस कैसे होगा बेटे? सिस ट्रांस तो तभी होगा जब मिनिमम 1 कॉमन हो। यस सर। अब यहाँ पे अगर कॉमन ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक, सर ई और जेड का नाम क्या है वैसे? फुल फॉर्म? एंटीजन, इंटीजन एंड जुस्सामेन। जुस्सामेन की स्पेलिंग? सर इसे क्या लिख के फायदा? कुछ भी लिख लो। सर ये सिलेबस में है हमारे? क्या सुनना चाहते हो? आपकी एमसीक्यू में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? सर आसान ही है ना हो तो। एक्चुअली में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली यूज हो जाएगा बेटे, ठीक है? तो जी, ये जो आपने ऊपर वाला बताया, इससे एक तो 12th में सबसे पढ़ा है कि एक को फिक्स करते हैं और बाकी को रोटेट करते हैं, तो उससे ट्रांस के पेयर बनते हैं, ऐसे कुछ। हाँ वो भी है, वो नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए यूज होगा, ठीक है? जब भी कभी नंबर ऑफ आइसोमर्स की जरूरत हो तब उसका यूज करते हैं बेटे। मैं वही ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। एक जगह इसके आइसोमर 6 हैं, तो वो मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं मुझे अभी। आपके पैकेज में है कहीं? हाँ, अब देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्रुप भी लगा सकते हो। कौन सा ग्रुप लगाऊं? कुछ भी लगा दो, बोलो, आप बोलो। ई जेड सिस ट्रांस। जेड। ई। ई। जेड। 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 जेड होगा ना, गलती कहाँ हो रही है? फिर ये भूल गए थे कि कौन से वाला ई लेते, कौन सा वाला जेड। सुन मेरी बात, इसके याद करने का तरीका ये है, ई जब बनाओगे तो इसमें देखो तीनों जो लाइनें हैं सेम साइड है ना, इसका मतलब है ग्रुप अपोजिट होगा, मतलब। और जेड में देखो अपोजिट आ रहा है ना ये लाइन, तो ग्रुप जो होगा वो सेम साइड होगा। ऐसे मैं याद रखता हूं, आप भी आई थिंक ऐसे याद रखो तो याद रहेगा, बाकी अपना अपना। सर जो राइट साइड वाला बनो तो वो ये बताना ही मेरी। क्या राइट साइड वाला बेटे? जो डबल बॉन्ड के राइट साइड बनो तो आपने लिखा। इधर इथाइल है ना, इथाइल तो जाहिर सी बात है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है, तो हार नहीं जाएगा ये। वो तो है सर, पर आपने कहा था ना कि जिसके पास ज्यादा होंगे, CH उसके पास 3 है, नीचे वाले के पास हाइड्रोजन। फिर इसका मतलब घर पे रिवीजन नहीं किए। यस सर। ये है ना, अब देखो इसमें जब आप चाहोगे तो इसको ओपन करो। हाँ सर, ठीक है ठीक है। अरे यार क्या है, तो कार्बन डायरेक्ट अटैच ना, पहले बड़ा वाला लेते हैं बेटे। आप हाइड्रोजन से लड़ाई करने चले गए, समझ आया या वैसे ही ठीक ठीक कर दिया? आ गया सर। चल, EZ, तो EZ हो गया, अब सिस ट्रांस भी हो गया। चलो बोलो। अगर सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी सेम हो तब कैसे देखेंगे? नहीं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होगा तब नहीं हो सकता बेटे, क्योंकि आइसोटोप होगा तो एटॉमिक मास देख लेंगे, और अगर सब CPI रूल नहीं लगेगा, CIP रूल, ठीक है? तब इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जैसे ऑप्टिकल था वैसे ही ज्योमेट्रिकल है। इफ terminals are different,
देखो एक तरफ टर्मिनल क्लोरीन है और एक तरफ देन टोटल Gi 2 दी पावर n। if terminals are same, n is even। n even का मतलब डबल बॉन्ड। वहां n कैरल कार्बन था और यहां n क्या है, डबल बॉन्ड। टू दी पावर n तो सर माइनस। ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में डबल बॉन्ड है। बेटे टर्मिनल्स अलग हुआ ना। नहीं सर, ऊपर वाले में भी n का मतलब डबल बॉन्ड ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो इस सारे फॉर्मूले में n का मतलब डबल बॉन्ड ही होगा बेटे। n मतलब n। चले आगे। P क्या है? p इक्वल टू n बाई 2। p इक्वल टू n बाई 2। if terminals are same and n is odd, हो, n इज इक्वल टू देखो 3 आ गया ना, मतलब ऑड आ गया, तो फॉर्मूला वही लगेगा, टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर p बाई p माइनस 1। हियर p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। तो इसका मतलब फिजिक्स आगे निकल गई है हमसे, अब मैं उनको पीछे छोड़ूंगा। सर ऐसे लगता था सर केमिस्ट्री का गया, पर फिजिक्स का ही है, उसका 60% तो हो गया कम से कम। सर ये पी क्या है? पी क्या है? पी क्या है वो लिखा हुआ है n बाई 2 और नीचे p इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। n क्या है वो आप जानते हो। एन जैसे डबल बॉन्ड है तो पी क्या है? अरे मेरे बच्चे नहीं समझ रहा है मेरी बात। कोई समझा क्लास में या नहीं समझे? सर n को कुछ भी नहीं है। बता रहा है कि n प्लस 1 बाई 2 है उसकी जगह। ऐसे बस लिख दिया है। p कुछ नहीं है बेटे, मतलब p p की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे n प्लस 1 बाई 2। हाँ जी, अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है बच्चा वहां तक। नहीं चलो सर आप पहुंचे या नहीं पहुंचे वहां तक? यस सर। चलो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे n बाई 2 रख दूं, आप अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ n बाई 2 रख लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, मैं तो उसको सिंपल बनाने के लिए ये किया हूं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला ना मिक्स होने लगेगा, तो मिक्स ना हो इसलिए दोनों में p बाई 1 ही कर दो, लेकिन वहां पे p की जगह n बाई 2 ले लेना और नीचे n प्लस 1 बाई 2 ले लेना। ठीक है। यस यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब मैं आता हूं, आई थिंक हमारा कंफर्मेशन हो गया है ना, ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया। ठीक है, अभी ऑप्टिकल वगैरह सब बीच में आता रहेगा, वो मैं बताता रहूंगा, है ना। अभी तो बेसिक हो गए हैं लगभग, इससे आप जानते रहो। अब मैं आता हूं रिएक्शंस पे। ठीक है, रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक चीज और इसमें अगर बताऊं, ये एलीन है, ये जो दोनों पाई बॉन्ड है ना,
अगर ये पाई x है तो ये पाई y है, और x और y एक्सिस दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, इस वजह से इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होगा। ये कई बार पूछ के ना आपको फंसा देता है, ऐसा लगता है देखो एंगल 180 लग रहा है ना एंगल देखने में, बट एंगल 90 होता है। हाँ, और इसमें सिस और ट्रांस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। सिस ट्रांस 90 डिग्री पे नहीं होता, एक प्लेन में होता है तब होता है, तो इसमें होगा सिस ट्रांस। सर ये कैसे पता चलेगा पाई एक्स होगा, पाई वाई होगा दूसरा, मतलब पाई बॉन्ड आप पी के कितने ऑर्बिटल होते थे ये बता दे मुझे। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन ही होते थे ना? ये सर 3 होते हैं सर। एक सिग्मा बनाता था, यस सर, और ये 2 एक्स वाई मतलब पैरेलल बना देते हैं। तो दो वाई, एक्स और वाई पाई बॉन्ड बनाते थे, ठीक? तो अगर दो ही पाई बॉन्ड है तो एक एक्स होगा एक वाई होगा, चाहे किसी को भी पाई मान लो, एक चाहे वाई किसी हो को। जाएगा। बात समझ ठीक गए? है सर। अच्छा, यस सर। हाँ ये दोनों परपेंडिकुलर। हाँ सर ये मतलब बता दो। क्या? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता, मैं अगर उस बॉन्डिंग में चला गया ना तो सवेरा हो जाएगा मुझे। सर नेटवर्क चला गया था सर, ये बता दो, आपने बताया क्या अभी? मैंने बताया कि इनके बीच में 90 डिग्री है, ये दोनों दिखने में प्लेन लग रहे हैं लेकिन ये परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। देखो मेरा हाथ दिख रहा है मेरा, यस सर। तो ये दोनों ऐसे नहीं है बेटे, ये दोनों ऐसे हैं, मतलब ऐसे है ये। अब दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, सर इसमें कायरल और एकायरल भी पूछ लेता है ना, तो एलिन वाले में। हाँ वो पूछ लेता है, लेकिन ये कैरल और ए कैरल है। ये देखो, ये अगर x है तो ये y है, ये x है। ये अगर प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन है, फिर ये वाला प्लेन में होगा, तो ये और ये प्लेन में आएंगे, इस वजह से इसमें सिस और ट्रांस होगा। ये सिस है, ठीक है? और ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन के बीच में एंगल 180 डिग्री है, मतलब एक प्लेन में ही है। सर ये वाला नहीं है। नहीं आएगा, आप सिर्फ लिख लो। ये ट्रांस है। सर ये बीच वाला आउट ऑफ प्लेन होगा ना? हाँ, एक अगर x है, फिर दूसरा y है, तीसरा फिर से x होगा, तो x और x एक प्लेन में नहीं आ गए, चाहे 180 डिग्री हो गया। यस सर। तो अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस है बेटे। मैं तो सिर्फ वैसे ही बता दे रहा हूं कि अगर जिसको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। तो ये बता दीजिए पी एक्स क्या है? बेटे पाई बॉन्ड है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आप लोगों ने बॉन्डिंग ढंग से नहीं करी, इसका मतलब, सॉरी, पी एक्स की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता था ना, और पी वाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता था। तो ये पाई बॉन्ड की एक्स एक्सिस ओवरलैपिंग है। चलो छोड़ दो उसको, रिएक्शन। इसमें जो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट है वो हम बिल्कुल बाद में करेंगे। एडिशन, सर ये जीओसी का पार्ट है या हाइड्रोकार्बन? ये बेटे किसी का कोई पार्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक चल रही है। मेरी बात समझे? वो तो है सर। जब आप हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करोगे तो क्या बोलेगा, ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन नहीं। मैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट ही नहीं करूंगा। तो रिवीजन करना पड़ेगा कभी जाकर, तो कैसे हाइड्रोकार्बन रिवीजन करेंगे सर? ऐसे नहीं करोगे आप। जब आइसोमर का रिवीजन करना हो तो आइसोमर का करो, एडिशन का रिवीजन करना होगा एडिशन का करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है? सर जैसे टेस्ट होगा उसमें अगर हाइड्रोकार्बन आ रहा हो तो। अरे बच्चे तू पढ़, सब आ जाएगा तुझे। कब है टेस्ट इसका?
सर ऐसा कर सकते हैं, इसी चैप्टर से देख ले कि क्या क्या है उस टॉपिक में, उस टॉपिक को फिर आपके नोट से फिर पढ़ लें, जो जो एनसीईआरटी से। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ सर, एनसीईआरटी से कितना लगाना पड़ेगा? ये मतलब एक आइडिया मिल जाएगी, हाँ इस चैप्टर में क्या क्या है, उस वो टॉपिक हम सर के नोट से पढ़ ले फिर। पहले हाँ ये बताओ वैसे सर टेस्ट तो 2-3 चैप्टर का ही होगा एक साथ, एक का तो होगा नहीं। जब तक आप सोचोगे ना कि करना क्या है, तब तक ऑर्गेनिक 50% हो जाएगी बच्चे। इसलिए कुछ ज्यादा मत सोचो, सिर्फ पढ़ते जाओ। और एक भी रिएक्शन बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक बार जब सिलेबस खत्म होगा या ऑर्गेनिक का, तो एक बार इनिशियल से स्टार्ट करवा दूंगा कि भाई अब देख के मुझे बताओ शुरू से कौन सा रिएक्शन छूट गई। एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगी। सर एक बात पूछनी थी सर। जल्दी पूछ। ये सर मतलब नोट से अलग एनसीईआरटी पढ़ ले बहुत है, या फिर सर मॉड्यूल नहीं, पढ़ना पड़ेगा? नोट्स और पैकेज कम से कम, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी नहीं। पैकेज की थ्योरी भी सर? हाँ, इस पैकेज में तो कोई बहुत ज्यादा थ्योरी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ थ्योरी के लिए पूछ रहा हूँ सर मैं। थ्योरी क्वेश्चन के के लिए लिए तो आप या तो पैकेज कोई करेंगे। रेफरेंस बुक ले लो बेटे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में एनफ नहीं होती है। फिजिकल आपके नोट्स इनफ नहीं है सर? लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन रहता है ना, ऑर्गेनिक में तो सर वो भी पूछ देता है रिएक्शन इसी उठा के ऐसे। वो ठीक है, आप क्वेश्चंस कर लो, जैसे उसकी थ्योरी से काम नहीं बनेगा। यस सर, ये तो है। सर नोट से तो बनेगा ना? हाँ, बनना चाहिए, मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा। सर E1 E2 EICB क्या है ये? E1 CB है बेटे, है क्या E1 ये? CB। अभी मैं बताऊंगा, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस है वो, है ना। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने रिश्ते तोड़ो, नए रिश्ते जोड़ो, हो गया क्या? रिएक्शन। अब रिएक्शन में सबसे पहले आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ऑलमोस्ट 80% हाइड्रोकार्बन आपका कवर हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, मैं चलता हूं और आप देखते रहना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सभी को मार्कोनिकॉफ रूल आता है? यस सर। यस Yes, sir. क्या है बोलो? मोर हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन। अरे नहीं, इतने से Sir, बात नहीं बनेगी। bond is added to unsaturated सर carbon. ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ना सर NaCl का, Less number of जैसे hydrogen Cl रहता है। माइनस है, तो वो उस साइड जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के, जिस साइड जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। सुनो ये बात, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है। नेगेटिव Yes, sir. पार्ट रिएजेंट का वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां ज्यादा होता है। ये बात याद रखना, ठीक। सर फिर वो रिच गेट्स रिचर वाला कहाँ पे अप्लाई होता है? कौन सा गेट्स रिचर? रिच गेट्स रिचर वाला, कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास ही जाएगा। एंटी मार्कोनिक वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एंटी हाइड्रोजन का ले लोगी तो वो चीज आ जाएगा जो आप कह रही हो। ठीक है सर। मैंने जिसे नेगेटिव बोला, आप उसी को पॉजिटिव बोल दो तो पॉजिटिव वाला ज्यादा के पास जाएगा, बस। सर इसमें जो रिएजेंट होना चाहिए वो पोलर ही होना चाहिए ना? हाँ, आप पढ़ लो बेटे 1 मिनट पहले, है ना, पहले मत सवाल करो। अच्छा देखो, ये वाली रिएक्शन 2 चैप्टरों में आपको मिलेगी। इसका मतलब है 2 चैप्टर एक साथ कवर होंगे। एक तो एल्कीन कवर होगा और एक एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है ये। तो आप देखो, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन भी पढ़ रहे हो और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। यस सर। यस सर। सर जो नीचे सब लिखा है ये क्या है? सबस्ट्रेट। इंडक्टिव इफेक्ट आता है? यस सर।
फटाफट नोट करो। स्पीड बढ़ी आप लोगों की या वही है? कर लिया। गुड, ये सही है। कुछ लोग सर आपके साथ में कार्बोकैटायन लिखा है, वहाँ पे जी CH आएगा, C आएगा। CH आएगा बेटा, CH नोट हो गया? यस सर। देख, इस मैकेनिज्म को थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मार्कोनिकॉफ रूल आई थिंक सभी लोगों ने +1 में पढ़ा है, +2 में तो पढ़ा ही होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यस लिखना नहीं है इसको। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, breaking of pi bond in the presence of attacking reagent, breaking of pi bond in the presence of attacking reagent is known as electromeric effect। जैसे ये पाई बॉन्ड था, ठीक, ये H+ आया और ये प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया और ये आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फिर से समझाऊं। जैसे देखो, आप इसको ऐसे लगा लो, कि इनकी अपनी मैरिज लाइफ बढ़िया चल रही थी, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई इनकी लाइफ में, कोई एक उसमें से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, तो धीरे धीरे रिश्तों में खटास आएगी कि नहीं? है ना? यस सर। तो पता चला अब रिश्ता टूट गया, है ना? ये लोग अपना डिवोर्स ले लिए, ठीक है। अब लिए क्यों? क्योंकि इनके साथ इनको जिंदगी बितानी थी। तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की ब्रेकिंग जो होती है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बात आती है इलेक्ट्रोमेरिक क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पे ही लगेगा, कभी भी सिग्मा बॉन्ड पे नहीं लगेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए हमेशा पाई बॉन्ड। अब बात आती है एक और चीज में यहां पे आपको बताऊं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं? एक तो एल्कीन देगा क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड होता है, एक एल्काइन देगा उसमें भी पाई बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड होगा उसमें भी पाई बॉन्ड होता है, कीटोन होगा उसमें भी पाई बॉन्ड होता है। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये आपको एडिशन रिएक्शन देते हुए नजर आ जाएंगे। एटलीस्ट नॉर्मली ये जानो कि कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देता है। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ये सब्स्टिट्यूशन देते हैं और एलिमिनेशन देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, है ना। तो इस तरीके से हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक एक करके आप सीखोगे। फिलहाल ये एल्कीन है और एल्काइन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। आप जरा ये समझो, ये पाई बॉन्ड था, हाँ बोलो।
सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में प्लस ई और माइनस कैसे पता करते हैं? वो मैं बता रहा हूँ। अगर जो दोनों इलेक्ट्रॉन जिस पे जा रहा है उसी पे आकर के ये ऐड हो, है ना, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। एल्डिहाइड कीटोन में भी नेगेटिव आएगा तो वो भी देखेंगे, प्लस ई और माइनस। जरा देखना ध्यान से, ये प्लस है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक तो होगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ शिफ्ट हो या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? सर स्टेबल कार्बोकेटाइन देख करके। हाँ, एक तो वो है और एक ये देख लेना बच्चे, ध्यान देना। ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, यस सर। तो इस कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देगा स्लाइटली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल मारेगा ना, और रिपल्सन की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन उससे अवे जाएगा। अगर यहां माइनस आई होता तो इसकी तरफ आता, यहां प्लस आई है तो उससे अवे जाएगा। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाया, मैं एक बार और समझाऊं? यस सर, आगे समझ गए सर। तो ये माइनस और प्लस, अब H प्लस पहले स्टेप में अटैक करता है। H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब H प्लस पहले स्टेप में अटैक करेगा, ये स्लो स्टेप है, तो यहां पे ये कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये स्लो है। जो स्लो स्टेप होता है, काइनेटिक्स में आप पढ़ चुके हो कि स्लो स्टेप इज RDS स्टेप, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्लोरीन अटैक करेगा फास्टली, ये फास्ट है, इस पर रेट डिपेंड नहीं होगा। ठीक। अब आप बात आती है कि भाई ये पहले स्टेप में H प्लस ही क्यों अटैक किया? पहले स्टेप में Cl माइनस भी तो जा सकता था। यस सर। तो बात आती है ये सर, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल करेगा। नहीं, H प्लस अटैक पहले कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए H प्लस। नो, रिवर्स है बेटे, रिवर्स इन द सेंस कि क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है। अब मैं उसका भी रीजन बताता हूं, आप सुनो ध्यान से। अटैक दोनों ने किया था, यहां H प्लस ने भी अटैक किया था और माइनस ने भी अटैक किया था, लेकिन ध्यान देना ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है ना भाई। हर जगह देखो कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड था, एक ही जगह था जहां डबल बॉन्ड है। यस सर। आप देखो जहां डबल बॉन्ड है वहां 4 इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां 4 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली ग्रेटर है। यस सर। यस सर। अब अटैक दोनों ने जब किया तो क्योंकि ये इटसेल्फ माइनस था इसलिए इसने क्लोरीन को तुरंत लात मार के भगा दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी माइनस था और ये भी माइनस था, सेम चार्ज में क्या हुआ? रिपल्सन। इसलिए पहले स्टेप में क्लोरीन नहीं ऐड हो पाता है। अभी समझ आया कि पहले स्टेप में हाइड्रोजन क्यों अटैक करता है या ऐड होता है? यस सर। यस सर। तो हर इंसान मतलबी होता है बेटे, लाइफ में ये चीज ध्यान रखना है ना। आप जब इंसान का अपना मतलब निकल जाता है तो बारिश रुक जाती है ना, तो अम्ब्रेला भी बहुत भारी लगता है। कभी फील किया आपने? तो वही चीज है यार। सर आप ये ऐसे एग्जांपल आपको याद कैसे आते हैं? आपको भी याद हो जाए एक्सपीरियंस है सर। है कोई ना? ना सर, कोई भी किसी भी मतलब एकदम से बात को वो कर देता है अटैच। हाँ, सर पर एक्सपीरियंस है सर को, ऐसी थोड़ी। वैसे रियल लाइफ एग्जांपल ज्यादा समझ में आते हैं बेटे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं +1 को सारे एग्जांपल रियल लाइफ के देता हूँ, आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। जेंटलमैन बना दो सब। मेरे क्या है तो एक चीज चलता रहता है ना मेरे दिमाग में कि सिलेबस पीछे हो रहा है, तो मैं फिर स्पीड पकड़ता हूँ, है ना। चलो अच्छा छोड़ो,
ये सब आ जाते हैं बेटे टाइम के साथ। आपका आप भी फील करो ये चीज, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सब सीखो, लाइफ में ये सब काम आएगा। पढ़ाई तो है ही है जरूरी। हाँ अच्छा, अब आपको समझ आ गया कि हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में अटैक किया, तो ये इन्होंने अपनी लाइफ तो नई जिंदगी शुरू कर ली, है ना। ये बेचारा रह गया, तो भगवान ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है ना। तो अब ये क्लोरीन के साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर लेंगे। अब दोनों खुश, है ना। अब केमिस्ट्री के टर्म में देखूं तो ये प्रोडक्ट, यहां देखो पाई बॉन्ड था और प्रोडक्ट में सिग्मा बन गया ना दोनों। यस सर। ये देखो 2 सिग्मा बना, एक पाई ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बनते हैं, तो स्टेबल कौन हुआ? स्टेबल प्रोडक्ट हुआ या रिएक्टेंट हुआ? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्लाइटली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पाई। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो यहां भी स्टेबिलिटी के लिए हो रही है ये रिएक्शन। इसीलिए जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सब एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अनसैचुरेशन वाली कंडीशन को वो सैचुरेशन में ले जाते हैं, क्योंकि सैचुरेशन होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये नहीं लिखना है ना, ये सब ऐसे ही समझाऊंगा। पीडीएफ शेयर करता हूँ तो जो नहीं क्लास अटेंड किया रहता है ना उसके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। मैं आता हूं मैकेनिज्म के इसके आपको एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाया होगा। यस सर। यस सर। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट। ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है। रेट आपको मैंने बताया था एक्टिवेशन के इन्वर्सली होती है। जितना एक्टिवेशन हाई होगा, एक्टिवेशन एक्चुअली में क्या था? बैरियर जितना हाई होगा रेट उतनी ही स्लो होगी। तो आप ऊपर देखें ना कि पहला स्टेप स्लो था, इसका मतलब है उसका बैरियर ज्यादा होगा। अब इन चारों में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन। किसी भी रिएक्शन का मोस्ट अनस्टेबल पार्ट उसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। तो इसीलिए लाइफ में आपको अगर स्टेबल रहना है तो गुस्सा मत किया करो, नाराज मत होया करो बहुत ज्यादा। उस केस में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, सांसें फूल जाती, देखते हो कभी? यस सर। इसका मतलब है अंदर कंबशन स्टार्ट हो गया, और कंबशन जब स्टार्ट हो गया तो कोई चीज जलेगा, और जलेगा तो सिर्फ आपका नुकसान होगा, सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो एनर्जी को मिनिमाइज रखो। सर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या फर्क है सर? इंटरमीडिएट जो होता है वो स्लाइटली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। मतलब रिएक्शन में कैसे देखेंगे सर? रिएक्शन में नहीं देख पाओगे आप। ट्रांजिशन स्टेट एक पॉइंट होता है जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और दूसरा बॉन्ड ऐड हो रहा होता है, तो दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रही होती हैं, तो उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, है ना। सर फिर इंटरमीडिएट क्या हुआ सर? इंटरमीडिएट स्लाइटली उससे स्टेबल होगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका, कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक। तो उसके बाद वो स्लाइटली स्टेबल, हालांकि टूटा हुआ है लेकिन हाँ जब टूट रहा था तब वो ज्यादा स्टेबल था। जैसे आपको कभी चोट लगी हो तो जब चोट लगती है ना तो डॉक्टर अपना ड्रेसिंग करते हैं, तो जब वो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तब जो दर्द होता है, और ड्रेसिंग होने के बाद जब वो पट्टी कर चुके होते हैं तब आपको दर्द कम हो जाता है ना। यस सर। तो वही है, जब वो पट्टी कर रहे थे तो वो ट्रांजिशन स्टेट था, कर चुके तो मतलब वो थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाती, चलो ठीक है दर्द हल्का हो रहा है लेकिन पहले से बेटर फील कर रहे होते, हालांकि वो टूटा है
हाथ या कहीं चोट लगी है, तो चोट है तो वो तो स्टेबल तो नहीं हो, बट तो पट्टी की बात जो है वो इंटरमीडिएट हो गया, और जो उससे हाँ, पहले जो था पहले वो ट्रांजिशन स्टेट हो गया। या ये आप समझ सकते हो आप इस तरह से, है ना। तो सामने से तो देखने वाले को यही लगेगा ना कि अब आपके पास प्लास्टर या पट्टी लगी हुई है, लेकिन जब लगाते हैं ना, जैसे कई बार ग्लूकोज वगैरह जब लगाते हैं तो कभी छोटे बच्चों को देखो हाथ में लगाते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है, बच्चे कितना चिल्लाते हैं, या कोई भी हो, बहुत बुरा हाल होता है। हाथ की नसों में यहाँ ऐसे एंटर कर देते हैं, फिर 3 दिन के बाद इससे निकाल के फिर इससे एंटर कर देते हैं, उसमें बंदे का ना तेल निकल जाता है। सब प्लास्टर के टाइम पे भी बहुत चिल्ला होता है, निर्दयी होते हैं वो डॉक्टर, प्लास्टर लगाते हैं। डॉक्टर को कुछ फर्क ही नहीं पता चलता, उनमें क्या है, अच्छा ठीक है इसमें थोड़ा सा तो होगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस यूं ही। लकड़ी काटने वाले कटर से काटते हैं प्लास्टर को। बहुत हार्ड होते हैं वाकई में डॉक्टर्स ना, बहुत हार्ड होते हैं यार, उनके पास इमोशंस नहीं। सर हम कैसे बनेंगे? नहीं, वो उस 5 साल में 10 साल में बनते हो आप, जब जाते ही डेड बॉडी दिखा देते हैं ना, तो फिर रफ एंड टफ नहीं देते हैं सर ये। मुझे बच्चों ने कहा था कि सर हम गए थे वहां, 4 बच्चे गिरे धड़ाम धड़ाम, जैसे डेड बॉडी दिखाई, और भी डेड बॉडी सड़ी हुई थी। यस सर। रात को ऐसा नहीं लगेगा भूत आ गया? ये सर खाना भी नहीं पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे उस दिन, जो फर्स्ट डे होता है उनका एनाटॉमी में। यही होता है। हाँ, ये वाला टर्म वो बहुत यूज करते हैं बच्चे मेरे को जब बात करते हैं तो, डिसेक्शन हॉल एंड अच्छा चलो यार, बात पढ़ाई करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत पढ़ना है। अच्छा, एक रिएक्शन हो गई, तो मैं आता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये बॉन्ड तो ब्रेक सब में होगा। अच्छा, ये पता चल रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं राइट की तरफ ही क्यों शिफ्ट कर रहा हूं, ये प्लस है। यस सर। यस सर। ये भी धीरे धीरे सीखते जाओ, नहीं तो ना कई लोगों को ये भी नहीं आता। और फर्स्ट वाले को किसी भी साइड कर सकते हैं ना। फर्स्ट वाला तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले में तो उसमें तो बात ही नहीं करनी है कि इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, सिमेट्रिकल है ना। देखो ये तेजी तेजी पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे हाइड्रोजन भी पोलियोग्रस्त अब बनने लगे हैं, पता नहीं चलता कि हाइड्रोजन मैंने बनाया। अब ये बताओ पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा, H+? तो मैं H+ इसी में ऐड कर दूं H+, क्योंकि एक स्टेप और नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो ये मैंने H+ ऐड कर दिया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब बोलो जरा स्टेबिलिटी किसकी हाई है इन तीनों में? सर थर्ड की। थर्ड की। गुड। स्टेबिलिटी वगैरह याद रखना। कौन सी रिएक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगी? बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट। 3 डिग्री। यही सब आपको क्लियर करना है बेटे। सर अगर स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है तो एनर्जी तो मतलब थर्ड वाली की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। गुड। तो आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है तो जी। सिर्फ फर्स्ट वाले में ये कैसे होगा कि पहले हाइड्रोजन करेगा फिर फ्लोरीन करेगा? अरे अभी इतनी देर से तो वही बता रहा था थोड़ी देर पहले कि H+ क्यों अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना सब। लेकिन सर फर्स्ट वाला जो है ना उसमें बता दो। इनमें तो पता है प्लस आई भी लग रहा है इसमें। फर्स्ट वाले में तो कहीं भी ब्रेक कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटे। इसमें तेरा मन कहे तो लेफ्ट ब्रेक कर दे, कुछ नहीं होता, सेम आएगा। नहीं समझ पाई क्या? मैं नहीं समझ पा रहा हूं तेरी बात। सर जो स्टेबल होता है ज्यादा वो तो रिएक्शन में थोड़ा लेट पार्टिसिपेट करते हैं, जो अनस्टेबल यस सर, वो तो लेट करेगा। हाँ मैंने भी यही सोचा। स्टेबल होगा। एक एग्जांपल लो, आप किसी बच्चे का इस साल 300 नंबर आया, किसी बच्चे का इस साल 600 नंबर आया, ये बताओ कौन ज्यादा पढ़ेगा और किसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है? 600 वाले के। तो इसको पता है कि यार मुझे सिर्फ 20-30 नंबर और लाने हैं, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये तो बेचारा और डिप्रेस हो जाएगा कि मैं कितना भी कर लूं 650 इस बार हो सकता है ना पहुंचूं। तो इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा और इसका हाई होगा कि मैं बिल्कुल बैरियर पे हूं, थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो इस बार तो मैं टॉप 10 में या टॉप 50 में भी आ सकता हूं। तो ये ज्यादा एनर्जी के साथ मेहनत करेगा बेटे। मेरी बात समझे? यस सर। ये थोड़ी ना है कि ये 600 नंबर ले आया तो ठीक है यार, मेरे 600 में मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, और मेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं थिंकिंग होती है, थिंकिंग अपोजिट होती है बेटे। आप कभी भी सोच के देखना, जिसको ये पता हो कि मुझे बस थोड़ी सी और मेहनत करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो ज्यादा एनर्जी के साथ मेहनत करता है। ठीक है, ऐसे सोचो आप। ये तो बिल्कुल है ना सर, ये SN1 मैकेनिज्म। क्या SN1? ये यहाँ लगा SN1 में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटे। मैं 80% केमिस्ट्री में यही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, यही कॉन्सेप्ट से चलेगी केमिस्ट्री। SN2 में तो सर बल्कि ग्रुप की वजह से ऑर्डर चेंज हो जाता था, इसमें ये टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी होता था ना सर। चलो वहां आएगा तो वहां फिर से छेड़ेंगे, अभी तो इसको पढ़ते हैं बेटे। अच्छा मुझे और क्या बताना था? बोलो, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? सर एंटी आप लोग ना कुछ नहीं करके आओगे एग्जाम में। सर H2O2 होता तो हाँ। अरे बेटे परऑक्साइड का मतलब H2O2 ही है। HBr होना चाहिए। हाँ ये बच्चे ने दबी आवाज में बोला लेकिन सही बोला। एंटी मार्कोनी रूल सिर्फ HBr पे लगता है। यस सर। आप लोगों को देखो, मैंने क्या, मुझे पता था परऑक्साइड देखोगे और टूट पड़ोगे एंटी मार्कोनी पे। अरे भाई वो एग्जामिनर इसीलिए बैठा हुआ है आपको बाहर करने के लिए, वो आपको बुलाता नहीं है। मार्कोनी रूल लगेगा। कुछ समझ आया? या नहीं समझ आया? यस सर आ गया। आ नहीं गया मतलब ये चीजें रटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो सब में मैं मार्कोनिकॉफ से बना रहा हूं। क्लोरीन ऐसे यहां, क्लोरीन ऐसे यहां, ब्रोमीन। बात आती है रेट किसकी फास्ट होगी। बोलो जल्दी बोलो। सर HI का सबसे ज्यादा होगा। वेरी फिर से गुड। बॉन्ड लेंथ की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये हिंट के लिए है। सबसे थोड़ा सा रोल अप करना एक बार। सर अपने मार्कोनिकॉफ HBr में लगेगा। हाँ बेटे मैं भी बता रहा हूं, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। भयंकर कंफ्यूजन है ना।
स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ये लो, चलें आगे। यस सर। समझ आ गए, बॉन्ड लेंथ इस HI की ज्यादा है तो पहले अटैक करेगा। सर ये बेसिक स्ट्रेंथ है BS। क्या स्ट्रेंथ है BS। सर बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो BS। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर 445 पे हुई होगी ना क्लास? जी बेटे, लेकिन 4:45 पे स्टार्ट हो जाएगी, देख लो, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन क्या करो। ओके सर। इस बार मैं पेरोक्साइड लगा देता हूं। पेरोक्साइड हो, हीट हो, सनलाइट हो, या कोई भी रेडिकल की प्रेजेंस में हो, ये सारी जो है पेरोक्साइड मतलब खरास इफेक्ट देती हैं। नाम सुना है ना, खरास इफेक्ट? यस सर। पढ़ा भी है। हाँ, यही तो आता था +1 में, यही तो आता था। आप यस याद, सर। +1 में इसीलिए सब बच्चे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि चीजें ना फिक्स देते हैं वो लोग। हाँ भाई ये पढ़ लो, ये आ जाएगा। और कंपटीशन में उसका रिवर्स है, जो पढ़ो वो आएगा नहीं। आप देखना तो ये MR रूल से हुआ है, ये भी MR रूल से हुआ है, और ये एंटी MR रूल है, और ये MR रूल है। मतलब एंटी MR रूल सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? HBr पे। HBr। और सर पेरोक्साइड भी होना चाहिए क्या? हाँ, बिना पेरोक्साइड के तो वो सीधे वो भी फिर MR रूल हो जाएगा। मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी सिर्फ HBr, और अगर पेरोक्साइड एब्सेंस है तब तो फिर बात ही खत्म है, तब तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाएंगे हम। सर जब HBr दे रखा और पेरोक्साइड ना गिवन हो तब तो हम MR ही लगाएंगे ना? हाँ जी, तब MR। ठीक है। चले आगे। यस सर। HF की रिएक्शन बच्चों एक्सप्लोजिव होती है, और HI की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो दो रिएक्शन बचती हैं जो कि ये रिएक्शन दे पाए। पहले तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता दूं, फिर मैं बताता हूं पेरोक्साइड इफेक्ट। लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो, तो ये एंटी MR रूल देगा। एक्चुअली में ये एंटी MR रूल जो होता है या पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं है बच्चे, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक के जैसा हमें दिखता है वो अलग बात है, बट मैकेनिज्म इसकी
तो इस केस में होता क्या है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन आपने +1 में पढ़ा होगा, 3 स्टेप की होती है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो पहले स्टेप में ना यहाँ होमोलिसिस होगी और फ्री रेडिकल बनेगा। दो मोल बन जाएगा। अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है, ये HBr जो कि रिएजेंट था उसमें होमोलिसिस करवा के और H ले जाएगा। H अगर ले जाएगा तो ये बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। दो तरीके से, ये है छोटी सी मैकेनिज्म। कुछ ज्यादा ही छोटी है नहीं? वेरी स्मॉल सर। यस सर। पर इसमें पहले ब्रोमीन अटैक दिख भी रही सर, जूम करना पड़ता है। चलो समझाऊं? यस सर। देखना टाइम कैसे भाग जाता है। तो आप लोगों की क्लास आज शाम को भी है, उसके बाद फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को तो सुबह और शाम दोनों होगी। नहीं, सुबह शाम नहीं होगी, सिर्फ सुबह होगी, और फिर फ्राइडे को होगी शाम को। सर वो Br रेडिकल के बाद रिएक्शन में H रेडिकल लगा हुआ है। नोट हो गया? यस सर। यस सर। चलो, आई थिंक यहां तक समझ आ गया। यहां तक में कोई डाउट है? जहां तक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, कोई डाउट किसी का है तो जल्दी बोलो। नहीं? चले आगे। तो जब ये ब्रोमीन रेडिकल बन गया तो ये ब्रोमीन रेडिकल इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। तो ये क्योंकि इट सेल्फ रेडिकल है तो इसको भी रेडिकल बनाएगा, मीन्स यहाँ होमोलिसिस होगी। तो मैंने यहाँ होमोलिसिस करवा दी, दो पाथ फॉलो करवा दिया, है ना, आइदर दिस और दिस। तो ब्रोमीन के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये खुद 2 डिग्री पे अटैच हो जाता, ये बना देता, और ये अटैच हो जाता। इंटरमीडिएट देखो इस बार फ्री रेडिकल है, और ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है? इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 1। आपको मैंने बताया होगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। सर ये अल्फा हाइड्रोजन Yes, sir. sp3 कार्बन पे ही देखने हैं, साइड वाले पे। हाँ बेटे,
हाइपर कंजुगेशन में सर। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वहीं देखेंगे जहां आप बता रहे हो sp3 पे मोर स्टेबल, और मैंने आपको ऊपर लिखवाया है रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा? देखो ये मेजर बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ये माइनर होगा। अब यहां पे ये H रेडिकल बाद में आके अटैक कर जाएगा। बस समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलो। सर सर बोल बोल बोल। सर जैसे हम कार्बन आयन में देखते थे ना कि प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो लेकिन रेडिकल में, फ्री रेडिकल में हम सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखेंगे। हाइपर और इंडक्टिव दोनों से होता है, लेकिन हाइपर डोमिनेंट होता है, इस वजह से मैंने इंडक्टिव का नाम नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कार्बोकैटायन की तरह से ट्रीट करेगा ये, ठीक है। ऐसे आप माइंड में रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा आपको कि फ्री रेडिकल में अगर ये कार्ब एनायन होता सर, तो फिर ये प्राइमरी हम स्टेबिलिटी, फिर वो रिवर्स हो जाता आंसर, है ना। वो भी अभी आगे आएगा बेटे, आप परेशान मत हो, है ना, आएगा। एनायन की स्टेबिलिटी से भी मैं करवाऊंगा। ओके सर। तो बोल बेटे बोल, सुन रहा हूँ। सर वो जो आपने सेकंड स्टेप बताया था उसमें आपने एच को ब्रेक किया है क्या, जो प्रोडक्ट बना है? नहीं, यहाँ की बात कर रहे हो या ऊपर बात कर रहे हो स्क्रीन पे? सर मैं ये बोल रही हूँ, ये वाला एच आया कहाँ से? अरे सुनो मेरी बात, ये वाला एच ये फिनाइल ग्रुप ले गया था ना इससे, HBr से, तो वो फिर बाद में देगा। वो एक कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है बस, है ना। वो लेगा नहीं, वो फाइनली फिर देगा उसको, है ना। आगे चले। सर इसने पहले ब्रोमीन ने अटैक करा है मतलब? हाँ जी, पहले ब्रोमीन ने अटैक किया है। ब्रोमीन ने नहीं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने, ऐसे बोलो, वो ज्यादा बेटर होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, ये कौन सी एडिशन है? फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब आप सुनो मेरी बात। HF इसलिए नहीं देता है क्योंकि एक्सप्लोसिव है, और HI इसलिए नहीं देता क्योंकि ये रिवर्सिबल है। HCl HBr दे सकते थे, लेकिन HCl का एक स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। अब ये एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ेंगे हम लोग जब फ्री रेडिकल की पढ़ेंगे। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है यहाँ तो। हाइड्रोकार्बन में एल्केन में होगा। एल्केन में आओ जरा, पेज नंबर 75 पे, पेज नंबर 75 पे आओ। आ गए? यस सर। जरा देखना, इनिशिएशन के बाद प्रोपेगेशन है। सर एक बार पेज वापस बताना। 75 75। यस सर। प्रोपेगेशन स्टेप में जितनी भी रिएक्शन होनी चाहिए सब एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। एक भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक हो गई तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो HCl में यही प्रॉब्लम आ जाती है। HCl सब कुछ सही था, फ्री रेडिकल दे रहा था, सब कुछ सही था। प्रोपेगेशन स्टेप जैसे ही वो करने जाता है तो इसकी जो रिएक्शन है वो कौन सी हो जाती है? एंडोथर्मिक। तो इन चारों में सारी कंडीशंस को जो फुलफिल कर पाता है वो सिर्फ कौन कर पाता है? HBr। इसीलिए सिर्फ HBr ही फ्री रेडिकल या कह लो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा, बाकी और नहीं देंगे। अलग अलग रीजन है, एक्सप्लोजिव है, रिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक, ये तीन अलग अलग के लिए रीजन है। तो सारी कंडीशन फुलफिल वो करता है, वो देगा। कुछ मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? HCl। इस बार ये एंटी मार्कोनी देगा।
सब धोखा है ना। अभी अभी बताया कि HCl, सर मैं क्या करूं बेटे, मैं नहीं धोखा दूंगा। NO2 माइनस आई करेगा। या वहां पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप लोग रटने पे जाते हो, रटना है ही नहीं बेटे। ये आप देख ही नहीं रहे हो कि ये चाचा जी बैठे हैं इधर लेने वाले। जब माइनस आई है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर की तरफ शिफ्ट करवा देंगे ना, तो आप यस कोई रूल वूल नहीं होता है बेटे, सब मैकेनिज्म है। अब आप लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव पे लगाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाओगे, देखो वो प्रोडक्ट आपको एंटी के जैसा बन गया, वो अलग बात है, बट आपने तो मैकेनिज्म फॉलो करी ना। यस सर। तो ऐसा रट के मत बैठ जाना कि HCl दुनिया में कहीं भी आ जाए तो एंटी का प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। अरे भाई प्रोडक्ट बनेगा, बट ये एंटी मार्कोनी रूल से नहीं बना है, उसके जैसा बन गया वो अलग बात है, बट अपने ये मैकेनिज्म से फॉलो करके बना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्स्टिट्यूशन ही। हाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये। तो मैंने सिर्फ ये एग्जांपल साइड बाय साइड इसलिए दिया क्योंकि आप अपने माइंड में ये सेटअप मत तैयार करना कि सिर्फ HBr देता है, ठीक। सब धोखा है ना। बोलिए बेटे। एक मैं ये बता रहा हूँ, ऊपर वाले रिएक्शन में पहले अटैक कौन करेगा? पहले अटैक H ही करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब पहला अटैक कैटायन का ही होगा। ओके। जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक समझ लो वही इलेक्ट्रोफिलिक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो बीच में एक एक्सेप्शन आ गया था फ्री रेडिकल वाला, वो छोड़ दो, बाकी सब वही चलेगा अभी, है ना। आगे चले। हाँ ये रिएक्शन आप खुद कंप्लीट करोगे विद इन 50 सेकेंड, टाइम नहीं मेरे पास। सर हो गया। हाँ आपने क्लोरीन 3 पे लगाया या 2 पे? सर 3 पे। गुड। अब देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता था। एक इस तरीके से, मान लिया इसको Y में दे दूं, इसको X दे दूं, दोनों पाथ को मैं फॉलो करवा देता हूं। अगर X को फॉलो करवाऊंगा तो ये ब्रेकिंग आएगी, और अगर Y वाला पाथ ये फॉलो करेगा तो ये आ जाएगा। पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? H+ ना, मैंने दोनों प्लस जोड़ देता हूं। मैं एक स्टेप छोटा कर देता हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये समझ आ गया, मैंने H को अटैक करवा दिया। अब बताओ इन दोनों में, ये दोनों 2 डिग्री है, कौन ज्यादा स्टेबल है, बस ये बता दो मुझे। फर्स्ट वाला। 2 डिग्री वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन 4 है और सेकेंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन 5 है, और ये साहब मोर स्टेबल हैं। और एक बार आप फिर से ट्रैप हो गए। कुछ समझ आ रहा है केमिस्ट्री का धोखा? यस सर। अच्छा देखो, आप गलत पे ही क्यों जा रहे हो? रट्टा मार हुआ है क्योंकि। हाँ क्योंकि आप दिल से जा रहे हो। कभी भी दिल से मत जाओ बच्चे, दिमाग से जाओ। मेजर प्रोडक्ट ये है, ये तो माइनर हो गया। ये दिखने में अच्छा लगता है कि यार ये होना चाहिए, केमिस्ट्री है ये, इसके नाम में ही मिस्ट्री है बच्चे। ये सर ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, जो हमें लगता है कि ये होना चाहिए वही आंसर नहीं होता है। अब देखो एक बात बताओ, जो मैंने बताया था वही तो मैंने किया या कुछ और किया? यस सर। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है उसका रेट फास्ट है, दैट्स एक ऑल। मिनट सर, ऊपर करना सर। फिर ये CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, वो तो छोड़ दे बेटे, वो इंडक्टिव की तू बात कर रहा है। इंडक्टिव और तो सर हाइपर में उधर जाना डोमिनेंट, चाहिए था ना। इंडक्टिव और हाइपर में डोमिनेंट कौन होता है ये बता दे। हाइपर सर। बस इसलिए मैंने इंडक्टिव को नहीं छेड़ा ना यहां,
इसीलिए कहते हैं बच्चे ऑर्गेनिक सीखना है तो जीओसी आना चाहिए। जीओसी क्या है? हाइपर, इंडक्टिव, रेजो, मेजो, एरो, यही सब है बस। बोल बेटे। सर हम इसे इंडक्टिव से भी कर सकते थे, सेम आंसर गलत आएगा। हो जाएगा। इंडक्टिव से ही तो सबने बताया था 3 पे। इंडक्टिव से देखोगे तो 3 आ जाएगा बेटे, मतलब ये माइनर वाला मेजर आना चाहिए था। वही तो वो बच्चा कह रहा था अभी कि सर इंडक्टिव लगाओ। अब वो इंडक्टिव लगवाने को कह रहा था तो ये आएगा। ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला कम फोर्स लगाता तो ये एक्स वाली पाथ को फॉलो करता। यस सर। इंडक्टिव से। ओके सर। मजा आ रहा है? यस सर। अब की बार दिमाग लगाओगे और सही आंसर दोगे? यस सर। चलो फटाफट बनाओ, टाइम नहीं है बेटे, जस्ट 40 सेकेंड। बन गया? अच्छा बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर, राइट या लेफ्ट? सर राइट। वेरी गुड। माइनस प्लस। पहले स्टेप में हाइड्रोजन अटैक करेगा ना, तो मैं हाइड्रोजन अटैक करवा देता हूं। अब देखो, यस क्लोरीन तो यहीं अटैक कर जाएगा। यस सर, सही आएगा। इस बार सही आया बच्चों किसी का, या सबका फिर गलत हो गया? सही है। सही आया। देखा, मुझे ऐसा लगा ही था सर, अब बोलेंगे ये गलत है, ऐसा नहीं होएगा। क्या होगा बच्चे? सर ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड भी तो आ जाता सर कभी कभी, टर्सरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए। हाँ वही मैंने जरा ऐसा पढ़ा था कभी कभी, याद उसे नहीं है। बोलते हैं रीअरेंजमेंट। सर मिथाइल शिफ्ट। नो हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा हाइड्राइड, यस सर, वो हाइड्राइड HCl। मतलब ये गलत है। आप लोगों को जैसे एक चीज पता चलती है मैं चेंज कर देता हूँ। फिर कहते हो कि इस बार अच्छा ही बना के दिखाना। बेटे मेरा काम जो है मैं कर रहा हूं, मुझे पता है वो अब आप तो सीख गए हो, तो वो मैं क्यों दूंगा एग्जाम्पल। जो नहीं सीखे हो वो मुझे सिखाना है ना, मुझे आपको रिवाइज थोड़ी करवाना है यहाँ बैठा के। यस सर। ये लो, ये है मेजर। इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा ये शिफ्ट क्यों हुआ? नो सर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के लिए। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल था ना, 3 डिग्री। यस सर। कभी आप लोगों ने टीवी वगैरह देखा है घर पे 8-10 घंटे? नो सर, इतना तो नहीं। यस सर। 10 घंटे जब आप देखते हो, मान लीजिए रूम सर समझा दो, ये समझ नहीं आया। मैं वही कर रहा हूँ भाई, तू थोड़ा पेशेंस रख। हाँ, ये टीवी देख रहे थे आप, एक दिन वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा था, सपोज दैट आप देख रहे थे। तो उस दिन होता क्या है ना, आपने यहाँ खाने पीने की चीज रख ली बेड पे और लंबे हो गए सीधे, 2-4 पिलो सर के नीचे, 2 पैर के नीचे, बिल्कुल है ना राजशाही अंदाज में बैठ जाते हो। यहाँ सोफा वोफा लगा होता है घर में, यहाँ चेयर वेयर रखी रहती है यहाँ, तो यहाँ पे लेट के देखते हो, फिर देखते देखते थक जाते हो, फिर कूद के सोफे पे चले जाते हो, फिर थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर यहाँ से भी उब गए तो नीचे जमीन पे बैठ गए, गर्मियों में बहुत ठंडा ठंडा रहता है। पता चला लास्ट में मैच फंस गया तो एकदम टीवी के सामने खड़े हो जाते हो,
ऐसा लगता है बाहर से ही जिता दोगे आप, है ना? यस सर। तो इसे ही बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसे ही बोलते हैं क्या? रीअरेंजमेंट। अपने ही कमरे में एक जगह से दूसरी जगह आप गए हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए ना? यस सर, सहूलियत के हिसाब से। हाँ, सहूलियत के हिसाब से। अब आप पढ़ाई को इस पे लगा दो। एक दिन जब आप 10 घंटे 15 घंटे कभी पढ़े हो लाइफ में अगर गलती से, तो 4-6 घंटे चेयर पे बैठ के पढ़ोगे, फिर कमर में दर्द हो जाता है। यस सर। फिर क्या करते हो? बायो की बुक उठा लिए या पैकेज उठा लिए, फिर बेड पे लेट गए, थोड़ी देर लेट के ऐसे ही रिवीजन कर लिया, कमर सीधी हो गई। यस सर। फिर आपने पढ़ा, फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो फिर वॉकिंग करते हुए पढ़ते हो छत वगैरह पे अपने घर में, है ना? ऐसे टहलते हुए बस रट्टे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो। मान लिया फाइनल एग्जाम था +2 का, है ना? उसी में पढ़ा होगा इतना। तो ये क्या है? ये रीअरेंजमेंट ही तो है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप खुद को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो ना, इससे स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं? यस सर। बस इतनी सी बात। अगर ये हाइड्रोजन 6 घंटे चेयर पे पढ़ने के बाद बेचारा थक गया, कूद के सोफे पे चला गया, तो उसको पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई कि नहीं मिली? यस सर। यस सर। तो अपने ही घर में चेयर से सोफे पे जाना या चेयर से बेड पे जाना कोई पाप तो नहीं है ना? उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, तो क्यों ना जाओ? ठीक। ऐसे आप अपनी क्लासरूम को याद करो, जब आप कभी पढ़ते थे +1 +2 10th 9th में, तो अपने ही क्लासरूम में एक क्लास में एक सीट पे बैठते थे, दूसरी क्लास में अपने फ्रेंड के पास चले गए कूद के, वहां बैठे, फिर पता चला तीसरी क्लास में कहीं और बैठे हो अपनी क्लास में। तो होता है वो, है ना? दैट इज ऑल्सो रीअरेंजमेंट। समझ आया रीअरेंजमेंट या और समझाऊं? आ गया सर, आ गया। गुड। और नहीं हो तो आज खुद ये ट्राई करके देखना 15 घंटे पढ़ के, और बताना कि हाँ सर चेयर पे ही बैठ के पढ़ लिया था 15 घंटे। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए हमेशा रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब आप एक एग्जांपल और लिखोगे, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं सर। जैसे हाइड्रोजन रीअरेंज किया, इसके साथ और भी बहुत सारे ग्रुप होंगे जो कर सकते होंगे सर, वो भी। मेरा एग्जांपल तो देख तू, मैंने मिथाइल कर दिया। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं किया सर। जल्दी छापो, देखो टाइम हो रहा है। इस बार मिथाइल शिफ्ट हुआ है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट था वैसे ही। तो एटलीस्ट 2 शिफ्टिंग आप जानो, मिथाइल एज वेल एज हाइड्राइड 2 ही शिफ्टिंग होती है, तो 2 आप जानो, काम बन जाएगा। और ये रीअरेंजमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक सीखनी है तो ये चीज आनी ही चाहिए। इसमें सर आपने बस एक CH3 लगा दिया हाइड्रोजन की जगह, बाकी तो सेम है सर। बस सर ये रीअरेंजमेंट सिर्फ टर्शरी में होगी, टर्शरी क्वार्टरनरी? एक मिनट जी। ओके मैम, हो गया। ओके। हाँ चलो, हाँ क्या कह रहे थे बच्चों? सर ये रीअरेंजमेंट किस किस में होगी? सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अगर 2 डिग्री हो, 3 डिग्री बनने का चांस हो तो होगा। अगर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री बनने का चांस है तो होगा। मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी है, तभी रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना? 1 से 2 पोजीशन पे होता है, इसे कहते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट, और ऊपर वाले को कहते थे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 2 तरीके की शिफ्टिंग पॉसिबल थी। ठीक, चले? यस। बना लोगे अब? तो जी
सर ऊपर वाले में तो हमने मिथाइल को शिफ्ट ही नहीं किया। ऊपर वाले में मिथाइल को शिफ्ट नहीं किया? अच्छा, मैंने वो चीटिंग करी थी ना, तो कहीं रह गया होगा। किया तो है। अच्छा, यहाँ किया। हाँ, यहाँ नहीं किया। ये वाला तो गलत है ना, तो छोड़ दो इसको, गलत। मेजर तो ये है बेटे, मैंने मेजर वाले में किया हुआ है। देखो, ये देखो यहाँ पे, ये कर तो दिया। नहीं समझे? ठीक है। और अगर मैंने नहीं किया हो तो आपको समझ आ गया हो तो कर लो, उसमें कोई वो नहीं है ना। हाँ भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर क्यों? क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप है तो ऐसे होगा। पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? H। अब बोलो, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं तो 3 डिग्री बन जाएगा? यस सर। और इस पे अब क्लोरीन को अटैक कर दो। बन गया? रीअरेंजमेंट समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। ये 2 डिग्री था, रीअरेंज होके 3 डिग्री आ गया, तो पहले से ज्यादा स्टेबल है। सर आप मिथाइल वाला दोबारा बता दो इसका करके। क्या? मिथाइल वाला रीअरेंजमेंट दोबारा बता दो। हाँ, अब इस टाइम तो नहीं पॉसिबल होगा। ऐसा करना, शाम को आप लोग ना 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये भी रिएक्शन बताऊंगा। ये गलत है बच्चे, ये माइनर है ना। और मिथाइल शिफ्ट भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे 345 पे है ना क्लास, सॉरी 445 पे ना। यस सर। 3 डिग्री पे भी लगा तो गलत हो गया।